वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स और रेस्पिरेशन, जो कि हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट के साइंस पोर्शन के दो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज स्टार्ट हम वीडियो करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को नरिश करता है और सारे कंपाउंड्स हासिल करता है ताकि वो ग्रो करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे और बॉडी को मेंटेन करे। यानी कि ज़िंदगी की के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है, ग्रोथ ज़रूरी है, मेंटेनेंस ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें वो हासिल वो करता है जब वो न्यूट्रिशन हासिल करता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें वो सारी चीज़ें वो हासिल करता है, वो ऑर्गेनिज्म जो जो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। इनको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बहुत सारे तरीके हैं कि जिनसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट वो चीज़ होती है जो बॉडी इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या बॉडी ग्रोथ के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि मिल्क या सीमेन या स्पर्म। तो चार या पाँच या छः या सात तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, वाइटामिन्स होते हैं और वाटर होता है। ये जो हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पास हैं। तो इनके हम फंक्शनल डेफिनेशंस देखेंगे। फंक्शनल डेफिनेशंस यानी कि ये कौन सा काम करते हैं बॉडी में, उसी हिसाब से हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चरल यानी कि केमिकल डेफिनेशंस भी आपके सामने रख लेंगे। प्रोटीन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी को बिल्ड करते हैं और वियर एंड टीयर में मदद करते हैं और प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो और कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आमतौर पर हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये लेकिन प्लांट्स में जो सेलुलोज हैं वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, वो बॉडी बिल्ड करता है इन प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी बिल्ड नहीं करते हैं, वो सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एनर्जी स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लाइकोजन एनिमल्स में है और स्टार्च प्लांट्स में। ग्लाइकोजन बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन और स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है और ग्लाइकोजन थोड़ा ब्रांचेड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्च। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी किस्में हैं वो हम देख लेंगे। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो। मॉलिक्यूल तो एक ही होता है हर एक चीज़ में, लेकिन जो जिनमें एक ही रिपीटिंग यूनिट हो उनको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हैं। जिनमें दो मोनोसेकेराइड्स जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, उनको बोलते हैं डाइसेकेराइड, जैसे कि सक्रोज हैं यानी कि शुगर। इसी तरह जिनमें तीन मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन किए हुए हैं दो बॉन्ड से, तो उनको ट्राइसेकेराइड्स बोलते हैं, जैसे कि रैफिनोस हैं। जैसे ये सब हम अगली स्लाइड्स में देख लेंगे। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर होते हैं बॉन्ड से, उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर होते हैं बाय ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। अब एग्जांपल देते हैं मोनोसेकेराइड्स की। ग्लूकोज हैं, गैलेक्टोज हैं, फ्रक्टोज हैं, मैनोज हैं। डाइसेकेराइड्स की एग्जांपल हैं माल्टोज, जिसमें कि दो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, बीटा ये देखना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन सी लिंकेज होती है। आइसोमाल्टोस में भी दो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये आइसोमर है माल्टोज का। सक्रोस की जो लिंकेज हैं, सक्रोस की जो लिंकेज हैं वो सक्रोस में जो है ग्लूकोज हैं और फ्रक्टोज हैं, दे आर जॉइंड बाय अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। यानी कि अल्फ़ा 1 कार्बन जो ग्लूकोज का है वो जॉइन है बीटा 2 फ्रक्टोज के कार्बन के साथ। इसी तरह लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर जो है उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं। सेलोबायोस जो कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोस हैं, ये भी एक डाइसेकेराइड ही है। इसमें ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन है होते हैं बीटा 1,4 लिंकेज के ज़रिए। ये जो बीटा 1,4 लिंकेज हैं ये इस सेलुलोस में होता है और अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होते हैं वो स्टार्च और ग्लाइकोजन में होता है। तो अब हम ट्राइसेकेराइड्स की तरफ आते हैं। ट्राइसेकेराइड्स में एग्जांपल हैं रैफिनोज, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होते हैं।
तो पॉलीसेकेराइड्स में आता है स्टार्च, जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती हैं बिटवीन ग्लूकोज रेजिड्यूज, और ग्लाइकोजन में अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होता है। ब्रांच पॉइंट्स पे जो लिंकेज होता है वो अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होता है। अल्फ़ा 1,4 सिट्रेट लाइन में होता है और अल्फ़ा 1,6 ब्रांच पॉइंट्स पे होता है। इसी तरह जो सेलुलोज है इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है ग्लूकोज रेजिड्यूज के दरमियान। अब ये माल्टोज का रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज हैं और इनको जोड़ा है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज ने। सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ा है अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज ने। और लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज ज्वाइन किए हुए हैं बीटा 1,4 लिंकेज से। और सेलोबायोस में भी बीटा 1,4 लिंकेज हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान। और पॉलीसेकेराइड्स में जो स्टार्च और ग्लाइकोजन हैं, उनमें ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं अल्फ़ा 1,4 लिंकेज से, और ब्रांच पॉइंट्स पर अल्फ़ा 1,6 लिंकेज हैं। और सेलुलोस में जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। सेलुलोस में कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन आप ये याद रख लिए कि इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है। फैट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं और बॉडी को ज़्यादा 2 टाइम्स मोर एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्टार्वेशन के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये बॉडी को बम्प्स या एंड ब्लोज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंसुलेशन भी फराहम करते हैं। मिनरल्स, मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल होते हैं, और ये को फैक्टर्स होते हैं कुछ एंजाइम्स के, यानी कि इनके बगैर वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। उनको बोलते हैं मेटालो एंजाइम्स। मेटालो की स्पेलिंग है METALLO एंजाइम्स, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है। वाइटामिन्स भी एक मिसलेनियस ग्रुप हैं। ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में बॉडी को ज़रूरत होते हैं, और आमतौर पर ये कोएंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। इन विटामिन्स के बगैर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। विटामिन्स पे हमने पिछला लेक्चर दिया है, आप डिटेल्स के लिए वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं इनसे डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने पिछले वीडियो में बयान की है। स्ट्रक्चरली और केमिकली अगर हम डिफाइन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इनमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मतलब ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें COO ग्रुप होता है, ये एक ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं और ये एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर माने कि अमीनो एसिड जो जुड़ा है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर वो कंपाउंड होता है जो बहुत सारे मोनोमर यानी कि रिपीटिंग यूनिट से बनता है, जैसे स्टार्च हैं, ग्लाइकोजन हैं, सेलुलोज हैं, प्रोटीन्स हैं। तो इनको प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं, और जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। फैट्स जो केमिकली हैं एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से बनते हैं। जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं, जिसको फैट बोलते हैं। और इन दो के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं फैट्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जैसा कि हमने पीछे बताया, और फैट्स में एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड क्या होता है वो अगली स्लाइड में हम बताएंगे। अमीनो एसिड्स जो हैं वो कंपाउंड्स हैं जिनमें अमीनो ग्रुप भी होता है यानी कि NH ग्रुप, और एसिड ग्रुप भी होता है यानी कि COOH ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COH। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जिससे आइडेंटिफाई होता है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, जैसे कि C+O हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, COH हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, NH हैं अमीनोस के लिए। ये ग्लाइसरॉल हैं और ये फैटी एसिड्स हैं। 3 फैटी एसिड्स हैं जिनमें 3 साइड चेन्स हैं अलग अलग। जब ये मिलते हैं तो एक एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ये एस्टर बॉन्ड है C+O और ये एस्टर बॉन्ड है, तो ये बनाते हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। 3 जो हैं फैटी एसिड्स मिलते हैं एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल से, बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, जिसको कि फैट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि फैट इज़ जो है एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड
फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होता है और एक साइड चेन होती है। तो जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, सी डबल बॉन्ड ONH को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जिसको प्रोटीन भी कहा जाता है। तो प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशंस की कितनी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। फूड कौन प्रोड्यूस करता है उस बुनियाद पर। फूड कोई भी वो चीज़ है जिसमें न्यूट्रेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना ही ग़िज़ा बनाते हैं सनलाइट से और वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। ये प्रोसेस होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जैसे कि लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में होता है और ग्रीन पार्ट्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ये ऑक्सीजन फिर जानदार लेते हैं और यही सोर्स है ऑक्सीजन का दुनिया में। तो ये प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये प्रोसेस करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि फूड बनाते हैं। ग्लूकोज से फिर बाकी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। ग्लूकोज से अगर हम बाकी चीज़ें बना सकते हैं, फैट्स भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह, या कोई और कंपाउंड बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपनी एनर्जी जो है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं कुछ केमिकल्स यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हासिल करते हैं, उनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इस वजह से प्लांट्स को फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। दोनों ऑटोट्रॉफ्स हैं, एक कीमो ऑटोट्रॉफ है, दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये इन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं और अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स जो है या तो प्लांट्स पे फीड करते हैं या एनिमल्स पे फीड करते हैं। तो जो प्लांट्स पे सिर्फ फीड करते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि काऊ हैं, बफेलो हैं वगैरह वगैरह। और जो एनिमल्स यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स जो सिर्फ एनिमल्स पर फीड करते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। लायन है, टाइगर हैं, डॉग हैं, कैट हैं, इनमें कैनाइन टीथ बहुत बड़े होते हैं। ये सिर्फ मीट पर ज़िंदा रहते हैं, मीट के बगैर ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो और जो हेट्रोट्रॉफ्स और या ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बियर है या ह्यूमंस हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं, तो अगर हम उसको एक सक्सेशन बनाएंगे तो और फिर दिखाएंगे ग्राफिकली, उसको फूड चेन बोलते हैं। और हम अगर किसी जगह की सारी न्यूट्रिशनल इंटर रिलेशनशिप्स को दिखाएंगे तो उसको बोलते हैं फूड वेब। जैसा कि ये प्लांट्स को डियर खाता है, डियर को लाइन खाता है, तो इसको फूड चेन बोलेंगे। और अगर सारी रिलेशनशिप्स दिखाएंगे हम तो उसको फूड वेब बोल सकते हैं। प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को फॉक्स भी खा सकता है और फॉक्स को फिर लाइन खाएगा, या फिर प्लांट्स को डियर खाएगा, डियर को लाइन खाएगा। तो इसको हम इस सारे प्रोसेस को हम फिर फूड वेब बोलेंगे और एक लाइन को हम फूड चेन बोलेंगे। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कभी कभी हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, कभी कभी ऑटोट्रॉपिक भी होता है। जैसे इग्लिना है, ये कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है और कभी कभी हेट्रोट्रॉफी भी करता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अलग कुछ खास किस्में हैं जिनमें होलोजाइक न्यूट्रिशन है। होलोजाइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड डायरेक्टली लेता है, जैसे कि एमीबा लेता है। सेफलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करता है, जैसे कि फंजे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं। वो एंजाइम्स डालते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर प्लांट्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करेंगे तो उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। जो जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन हासिल की जाती है उसको होस्ट बोलते हैं, और जो न्यूट्रिशन हासिल करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि टेपवर्म होते हैं ह्यूमंस में, जो कि अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं ह्यूमंस से। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि रेस्पिरेशन है। इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स से, उनको ऑक्सीडाइज करके। और
इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस हैं, ब्रिज स्टेप हैं, क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस, इसको एमडन मेयरहॉफ परानास पाथवे भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस में इन शॉर्ट बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बॉडी का एनर्जी कैरियर है, इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो पायरुवेट जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, या तो इसको इथेनॉल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, मिसाल के तौर पर जो यीस्ट में होता है, या फिर इस पायरुवेट को लैक्टेट बनता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता है। ये मसल्स में होता है और आरबीसीज में भी होता है आमतौर पर। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बहुत सारी रिएक्शंस के बाद, आफ्टर ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। तो 2 एटीपी बनते हैं नेट और 2 NADH प्लस H पॉजिटिव बनते हैं। उसके बाद जो पायरुवेट हैं, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में भी कन्वर्ट होता है जब एरोबिक कंडीशंस होंगी, यानी कि जब हवा की मौजूदगी होगी तब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है पायरुवेट। और इसके लिए हमें कोएंजाइम A चाहिए होता है और थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो कोएंजाइम काम करता है। कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए स्टेप में रिलीज होता है और NADH भी प्लस H पॉजिटिव भी फॉर्म होता है। इसको ब्रिज स्टेप बोलते हैं। तो इसके बाद जो दिस कॉल्ड ब्रिज स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होती है। तो ये तीसरी फेट है किसकी, पायरुवेट की। तो पायरुवेट की 3 फेट्स हैं, या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टेट बनेगा या फिर कोएंजाइम A बनेगा। उसको फिर लास्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि हमने अभी बताया कि पायरुवेट की फेट जो है या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टेट बनेगा, इनको ये 2 बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होती हैं और मसल्स में होती हैं और बीसीज में होती हैं, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन बाकी सब जगह होती है। तो पायरुवेट में इथेनॉल बनेगा, लैक्टेट बनेगा या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। अब हम ब्रीथ स्टेप की तरफ आते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, आप एक ध्यान दीजिए कि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये आप याद रख लीजिए, या आगे हमें मदद देगा। जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं ये ब्रिज स्टेप में कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम A में, मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में थायमीन पायरोफॉस्फेट की ज़रूरत है एज कोएंजाइम, और कोएंजाइम A जो है वो क्रेब्स साइकिल से आएगा और NAD जो है NADH प्लस H पॉजिटिव में बनेगा, तो इसमें 2 NADH बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। इसके बाद शुरू होता है क्रेब्स साइकिल। जो एसिटाइल कोएंजाइम A ब्रिज स्टेप में बन गया वो मिलता है क्रेब्स साइकिल के साइट्रेट से और फॉर्म करता है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो किक स्टार्ट करता है क्रेब्स साइकिल। फिर ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होता है दूसरे कंपाउंड्स में आफ्टर ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, वो लास्ट में फिर ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो रिजनरेट होता है, इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इस प्रोसेस में कोएंजाइम A रिलीज़ होता है वापस, जो फिर इस ब्रिज स्टेप में यूज़ होता है। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, तो लेकिन इसमें नेट रिजल्ट ये है कि 6 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 FADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 GTP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। FADH यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड 2 जगह रिलीज़ होता है, एक तो ब्रिज स्टेप में रिलीज़ होता है और क्रेब्स साइकिल में रिलीज़ होता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, इसलिए एक ग्लूकोज से 2 साइकिल्स क्रेब्स साइकिल के चलते हैं। इसी तरह से 2 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, जैसे कि हमने पहले बताया, और ब्रिज स्टेप में भी 2 ही बनते हैं। तो कुल जो NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6 + 2 + 2 = 10 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 FADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 GTP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये हमें फिर काम आएगा आगे। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स हैंसलीट साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं।
क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जैसे कि हमने पिछली बार बताया। क्रेब्स साइकिल के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जैसे कि हम आगे बताएंगे। अब ये क्रेब्स साइकिल का रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है, एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि ब्रिज स्टेप में बन गया, वो मिलता है साइट्रेट के साथ और ऑक्सैलोएसीटेट बनाता है। तो फिर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती है और फिर साइट्रेट रीजनरेट होता है और फिर साइट्रेट से हम अगला साइकिल चला सकते हैं। इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 ATP यानी कि GTP बनते हैं, 6 NADH प्लस H पॉजिटिव बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया। अब ब्रीफ आउटलाइन देंगे हम क्या होता है। ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को कन्वर्जन होता है पायरूवेट में, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, पायरूवेट कन्वर्ट होता है ब्रिज स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम है तो इसमें 2 NADH2 बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में और ये क्रेब्स साइकिल चलाता है, इसमें 6 NADH बनते हैं प्लस H पॉजिटिव और 2 ATP बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए होता है, दो बार चलता है क्रेब्स साइकिल। अब ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं? जब NADH प्लस H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे चलता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और FADH2 2 ATP बनाता है। तो हमारे पास कितने ATP टोटल हैं? 30 ATP फ्रॉम 10 NADH, 4 ATP फ्रॉम 2 FADH2 और 2 ATP जो ग्लूकोज इसमें ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं और 2 ATP जो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 36 ATP तब प्रोड्यूस होते हैं जब एक NADH जो है ग्लाइकोलिटिक वो कभी कभी 2 ही ATP देता है। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है इससे पता चला है कि NADH प्लस H पॉजिटिव 2.5 ATP ही बनाता है और FADH2 जो है वो 1.5 ATP ही बनाता है। प्रीवियस फिगर्स हैं 3 और 2। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बयान करेंगे, ये क्या चीज़ है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव से और FADH2 से और फिर हैंड ओवर करते हैं अल्टीमेटली ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस, तो इससे वाटर बनता है। तो एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज होता है, फिर दूसरे कंपोनेंट को रिड्यूस करता है, फिर वो दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीडाइज होता है, तीसरे को रिड्यूस करता है, ये प्रोसेस चलता रहता है और लास्ट में ऑक्सीजन को हैंड ओवर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्लस H पॉजिटिव आयंस और इन प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाटर प्रोड्यूस होता है। 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस ट्रांसफ़र होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जब एक चेन एक 2 इलेक्ट्रॉन्स जब पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, मतलब NADH के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 H पॉजिटिव आयंस ट्रांसफ़र होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स FADH2 के ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्यों होता है? क्योंकि FADH2 दूसरी जगह एंटर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि NADH की जगह नहीं है। NADH जब एंटर होता है वो पीछे एंटर होता है और FADH2 आगे थोड़ा एंटर होता है, इसीलिए। तो जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स जमा होते हैं वो एक फोर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाते हैं, इसको PMF बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जैसे कि EMF होता है, यानी कि वोल्टेज होती है। लेकिन जो इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो परमेएबल नहीं है, H पॉजिटिव आयंस को। उसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो परमेएबल हैं, उनको बोलते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि F0 F1 पार्टिकल्स, वही सिर्फ परमेएबल हैं H पॉजिटिव आयंस को। तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स करता है उन H पॉजिटिव आयंस को इन परमेएबल एरियाज़ के थ्रू मैट्रिक्स की तरफ फोर्स करता है। तो जब वो H पॉजिटिव आयंस मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, ये इस ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स को घुमाते हैं और इससे ATP बनता है। इनर, जैसा कि हमने बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमेबल है H पॉजिटिव आयंस, तो जब ये प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और फिर ADP को ADP बनता है। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, जो कि पीटर मिचेल ने दी थी। इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब हम इसको समझेंगे।
जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें 2 H पॉजिटिव आयन्स एक जगह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, फिर 2 H पॉजिटिव आयन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, फिर 2 H पॉजिटिव यानी कि 6 H पॉजिटिव इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं जब NADH इलेक्ट्रॉन्स देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो फिर ये जो H पॉजिटिव यहाँ पर जमा होते हैं ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं यानी कि PMF। फिर ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स करता है H पॉजिटिव आयन्स को यहाँ से निकलने का, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन पार्टिकल या ATP सिंथेस कम्प्लेक्स। फिर H पॉजिटिव का यहाँ से निकलते हैं और मैट्रिक्स में पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस में जो ये ATP सिंथेस कम्प्लेक्स यानी कि एब्जॉर्प्शन पार्टिकल है ये घूम जाता है और ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाता है, तो ATP बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनता है ATP। रेस्पिरेशन की कुछ और मीनिंग्स भी हैं, जैसे कि ब्रीदिंग को भी रेस्पिरेशन बोलते हैं, वेंटिलेशन को भी रेस्पिरेशन कभी कभी बोला जाता है, यानी कि टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर और रिलीजिंग ऑफ फॉल एयर, यानी कि फ्रेश हवा को लेना और फॉल एयर को छोड़ना, उसको भी रेस्पिरेशन बोला जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए जबकि एक नया वीडियो अपलोड होगा। स्टे ट्यून्ड, अगली कल या शाम को हम एक और वीडियो डालेंगे वो केमिकल इक्वेशंस के बारे में।